प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद वह वाद है जो कि विचारवाद और प्रकृतिवाद से कई मायनों में अलग है। जहाँ विचारवाद में विचार ही सब कुछ था, वहाँ प्रयोजनवाद में विचार को सेकेंडरी स्थान दिया गया है और इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रयोजनवाद को फलकवाद, नैमित्तिकवाद, व्यवहारवाद आदि नामों से जाना जाता है। पाश्चात्य दर्शन की उस विचारधारा को प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं जो मानव के मात्र व्यावहारिक पक्ष पर विचार करती है। इसे आंग्ल भाषा में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा के प्रैग्मा अथवा प्रैग्मेटिकोस शब्द से बना है। इसका अर्थ व्यावहारिकता से होता है, इसलिए इसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह इतना अधिक व्यावहारिक है कि इसे व्यवहारवाद, फलकवाद और जिन उद्देश्यों के निमित्त यह कार्य करता है, इस वजह से नैमित्तिकवाद आदि विभिन्न नामों से इसको जाना जाता है। और किसी भी बात को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उसकी मीमांसाओं का अध्ययन करें। तो प्रयोजनवाद की मीमांसाएं। प्रयोजनवादियों का मानव और सृष्टि के संबंध में जो चिंतन है, उसे समझने हेतु उसकी तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, ज्ञान व तर्क मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक तथा मूल्य आचार मीमांसा एक्सोलॉजी एंड एथिक्स को जानना परम आवश्यक है। इसीलिए पहले हम उक्त मीमांसाओं को विवेचित करेंगे। आइए सबसे पहले लेते हैं तत्व मीमांसा को, मेटाफिजिक्स को। प्रयोजनवाद का तात्विक विवेचन यह तथ्य स्पष्ट करता है कि सत्य निर्धारण की स्थिति में रहता है, कोई पूर्व निर्धारित सत्य नहीं हो सकता, यह परिवर्तनशील होता है। यानी जब हम इसका तात्विक विवेचन करते हैं तो वहाँ पर यह बड़े अच्छी तरह से स्पष्ट किया जा रहा है कि सत्य कोई निश्चित नहीं हो सकता, यह हमेशा निर्धारण की स्थिति में रहता है और ये कि कोई पहले से निर्धारित सत्य है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसकी तत्व मीमांसा में यह बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसे मानवतावादी प्रयोजनवाद, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। कुछ प्रयोजनवादी उसे ही सत्य स्वीकारते हैं जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे। इसे प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। कुछ प्रयोजनवादी ऐसे भी हैं जो अनुभव को प्रमाण मानते हैं। अनुभव सिद्ध ज्ञान का आधार ले ये कहते हैं कि तथ्य आधारित सत्यता भाषा भिन्न होने पर भी समान परिणाम देती है, इसलिए अलग अलग भाषा होने पर भाषा पर नहीं बल्कि परिणाम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसे नाम रूपी प्रयोजनवाद कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं अगर मान लीजिए लिखने में अशुद्धि है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीधे सीधे उससे क्या आशय निकल रहा है इस पर हमें ध्यान देना है और इसको नॉमिनलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म या नाम रूपी प्रयोजनवाद कहा जाता है। प्रयोजनवादियों का एक समूह केवल उसी को सत्य स्वीकारता है जो मानव की जीव वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन्हें जीव विज्ञानी प्रयोजनवाद, बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म का समर्थक कहा जाता है। कार्य साधन संबंध के आधार पर तात्विक विवेचना इसे साधनवाद, नैमित्तिकवाद कहने में नहीं हिचकिचाती। डीवी का उपकरणवाद, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, प्राणी को उपकरण मानने के कारण चर्चा में रहा। आइए अब हम विचार करते हैं इसकी ज्ञान व तर्क मीमांसा पर, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। इनके अनुसार ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि यह सुखपूर्वक जीवन जीने का आधार है। जीवन को सुखमय बनाने वाले साधन के रूप में ये ज्ञान को स्वीकारते हैं। सामाजिक गतिविधियों में क्रिया कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान और कर्म की इंद्रियां ही वह माध्यम है जो ज्ञान, मस्तिष्क, बुद्धि का आधार है। ये कह रहे हैं कि केवल रटने की व्यवस्था या इस तरह की व्यवस्थाओं की जगह से ज्ञान व तर्क मीमांसा, लॉजिक हमारा तब प्रूव होता है जब वो बालक उसको करके देख ले, और इस तरह से ये गतिविधियों को, क्रियाओं को विशेष स्थान देते हैं। ज्ञान और तर्क मीमांसा में भी इस तथ्य का विवेचन साफ दिखाई पड़ रहा है। आइए अब विचार करते हैं मूल्य व आचार मीमांसा पर, एक्सोलॉजी एंड एथिक्स। चूँकि ये सत्य को शाश्वत मानते ही नहीं, इसलिए कोई पूर्व निर्धारित मूल्य या आचरण सार्वकालिक हो ही नहीं सकता। जब सत्य ही स्थापित नहीं है तब मूल्य स्थापित नहीं होगा, मूल्य स्थापित नहीं होंगे तो हम आचरण किसके हिसाब से करेंगे। इसलिए यह मानते हैं कि बच्चों में सामाजिक कुशलता का गुण विकसित कर हर परिस्थिति में उसकी जीविकोपार्जन क्षमता, समायोजन क्षमता, समाधान क्षमता,
को निरंतर परिमार्जनशीलता से जोड़े रखना चाहते हैं, जिससे परिस्थिति अनुसार मूल्य व आचरण नया रूप धारण कर सकें। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह की स्थिति हो उस तरह के मूल्य उस समय की स्थिति को देख करके बने और बच्चे उसका कुशलतापूर्वक आचरण कर सकें। और इसलिए ये आवश्यक है कि इनमें सामाजिक कुशलता का एक गुण विकसित किया जाए। अब हम बात करते हैं प्रयोजनवादी की परिभाषाओं पर। आप समझिए, जहाँ पर सत्य निर्धारित नहीं होता और वह हमेशा परिवर्तनशील है, तो इसी आधार पर इस तरह की परिभाषाएं भी बहुत सारी हैं। लेकिन परिभाषाओं में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वह यह है कि कोई भी चीज़, कोई भी सत्य सिद्ध तभी है या उसे सही तभी माना गया है जबकि वह आपको वांछित परिणाम तक पहुंचा दे। तो देखिए प्रयोजनवाद की परिभाषाएं। प्रयोजनवाद के विविध रूप हैं, इसी कारण परिभाषाओं में भी इसी विविधता के दर्शन होते हैं। कुछ परिभाषाएं द्रष्टव्य हैं। जेम्स बी प्रैट के शब्दों में, प्रैग्मेटिज्म ऑफर एज ए थ्योरी ऑफ मीनिंग, ए थ्योरी ऑफ ट्रुथ, ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी ऑफ रियलिटी। अर्थात प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्यता का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत एवं वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है। इसमें जो सबसे बाद में बात कही गई है, वास्तविकता का सिद्धांत, सारे सिद्धांतों का आधार वह वास्तविकता का सिद्धांत है। और जब यह वास्तविकता सिद्धांत हमें प्राप्त होता है तो इसी को ही हम कहते हैं प्रयोजनवाद। ऐसा वाद जो कि हमें वास्तविकता के निकट ले जाए, यथार्थ के निकट ले जाए, व्यावहारिकता से हमारा परिचय करा दे। तो जेम्स बी प्रैट ने बहुत अच्छी परिभाषा इसकी दी है। रॉस महोदय कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियली ए ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी मेंटेनिंग दैट मैन क्रिएट्स हिज ओन वैल्यूज इन कोर्स ऑफ एक्टिविटी, दैट रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग एंड अवेट्स इट्स पार्ट ऑफ द कंप्लीशन फ्रॉम द फ्यूचर। रॉस महोदय ने जो कुछ कहा उसे समझिए कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दार्शनिक विचारधारा है। इसकी यह मान्यता है कि मनुष्य कार्य करने के दौरान अपने मूल्यों का स्वयं निर्माण करता है, यानी जब वह कार्य कर रहा होता है उसी समय उसके मूल्यों का गठन हो जाता है। सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है, जिसके शेष भागों की पूर्ति भविष्य में होगी। आशावान भी है ये कि ऐसा होगा। और इनकी यह परिभाषा उस काल में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई रॉस महोदय की। एक और विचारक हुए हैं विलियम जेम्स, जो कि जाने माने प्रयोजनवादी रहे, और इन्होंने कहा कि प्रैग्मेटिज्म इज ए टेम्पर ऑफ माइंड, एन एटीट्यूड, इट इज ऑल्सो ए थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ आइडियाज एंड ट्रुथ, एंड फाइनली इट इज ए थ्योरी अबाउट रियलिटी। फलकवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव है, एक अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत है, और अंततः यह वास्तविकता के बारे में सत्यता का सिद्धांत है। देखिए अंतिम लाइन कितनी कीमती है। यह वास्तविकता के बारे में सत्यता का सिद्धांत है। अगर कोई चीज़ वास्तव में है तभी वह सत्य है, अन्यथा नहीं। ये किसी भी तरह की परिकथाओं पर, कल्प कथाओं पर विश्वास नहीं करते। तो विलियम जेम्स की परिभाषा बहुत कीमती परिभाषा है। रमन बिहारी लाल, जिनकी किताबें हिंदुस्तान में बहुत अधिक पढ़ी गई हैं एजुकेशन के परिक्षेत्र में, और यहाँ पर शिक्षा जगत के आकाश में एक जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में स्थापित है रमन बिहारी जी। उन्होंने क्या कहा, ये विचार करते हैं। उन्होंने इसे इस प्रकार परिभाषित किया कि प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है, और यह मानती है कि भौतिक संसार ही सत्य है और इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। आप देखिए ये विचार रमन जी के नहीं है। रमन जी ने प्रयोजनवाद को यहाँ परिभाषित किया है, और प्रयोजनवाद यह मानता है कि कोई आध्यात्मिक संसार नहीं होता, और जो कुछ भी यह संसार है जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जैसे हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हम दूसरे को दिखा सकते हैं, वो वाला संसार सत्य है, ऐसा मानते हैं प्रयोजनवादी। प्रयोजनवाद का शिक्षा से क्या संबंध है, आइए इस पर विचार कर लेते हैं। प्रयोजनवाद और शिक्षा, प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन। प्रयोजनवाद का शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस वाद के प्रमुख दार्शनिकों में विलियम जेम्स, जॉन डेवी, किलपैट्रिक, मिलर आदि का नाम आता है। इसके प्रभाव ने शिक्षा के उद्देश्यों व इसके अंगों पर परिवर्तनकारी छाप छोड़ी है, जिन्हें इस प्रकार अधिगमित किया जा सकता है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसका बहुत सा विरोध किया, लेकिन शिक्षा इसके प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं पाई। और वास्तविकता में जो कुछ हम देखते हैं
कि भले ही हम कह दें कि ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है, भले ही हम और तरह तरह की बातें करें, लेकिन हम ये तो अवश्य चाहते हैं कि शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसका कुछ परिणाम, कुछ फल हमें मिले जिससे कि हम जीवन यापन कर सके। और यही तो है प्रयोजनवाद, कि आप जिस प्रयोजन के लिए अधिगम कर रहे हैं वह प्रयोजन उससे सिद्ध हो जाए। तो शिक्षा पर इसका बहुत व्यापक असर पड़ा। प्रयोजनवाद के मूल सिद्धांत जिन पर कि ये खड़ा हुआ है वह क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। ये कह रहे हैं कि पहली बात, ब्रह्मांड अनेक तत्वों व क्रियाओं का फल। किसी बाहरी ताकत ने, किसी विशेष व्यक्तित्व ने या किसी ईश्वर ने ब्रह्मांड को नहीं बनाया है। ये बहुत सारे तत्वों और उनकी आपसी क्रियाओं का फल है। जब तत्व एक तरह से संयुक्त हुए तो वह एक चीज़ बनी, और जब दूसरी तरह से संयुक्त हुए तो दूसरी चीज़ बनी। इसी तरह से जिस तरह की क्रिया संपन्न हुई उस तरह का फल हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से ब्रह्मांड दैवीय शक्ति द्वारा, दैवीय विधान द्वारा रचा हुआ नहीं है, बल्कि यह अनेक तत्वों और क्रियाओं का फल है, ऐसा मानते हैं प्रयोजनवादी। दूसरी बात, भौतिक जगत मात्र का अस्तित्व। ये कहते हैं कोई भी स्वर्ग की परिकल्पना और नरक की परिकल्पना की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ दिख रहा है, जो संसार, वही संसार सत्य है और यही भौतिक जगत मात्र सत्य है, इसी का अस्तित्व है। तीसरी बात जो इनके मूल सिद्धांतों में आती है, पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व आत्मा। ये कह रहे हैं कि आपका मस्तिष्क हो चाहे आपकी आत्मा हो, वह सारे के सारे पदार्थजन्य तत्व हैं, और पदार्थजन्य ऐसे तत्व हैं जो कि क्रियाशील हैं। तो इनके मूल सिद्धांतों में इसको स्थान मिला है कि पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है आत्मा, और इसी क्रम में ये परमात्मा को भी स्वीकार करते हैं। परमात्मा को कोई ऐसी दैवीय शक्ति नहीं मानते जिसने कि सारी आत्माओं का सृजन किया है। ये उसे भी पदार्थजन्य ही स्वीकार करते हैं और विशिष्ट सत्ता उसकी स्वीकार नहीं करते। अगली बात, सहज सामाजिक प्रक्रिया का सोपान मानव विकास। यह कह रहे हैं कि जो एक सामाजिक प्रक्रिया चल रही है उसके तहत सहज रूप से, सामान्य रूप से मानव का विकास हो रहा है। मानव के विकास में किसी तरह की कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं है जो कि अज्ञात है, जो दैवीय है, जो ईश्वरीय है और जो अति मानवीय है। ये कह रहे हैं कि ये सारी की सारी सामाजिक प्रक्रिया है और इसी के एक क्रम है, इसी का एक सोपान है, इसी का एक भाग है, इसी का एक अंश है मानव का विकास। अगली बात, यह कहते हैं कि सांसारिक सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव। ये कहने कि मानव, इसके सुख के लिए ही तो सारा कुछ है। जो सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं और उसको करने वाला जो विशिष्ट मस्तिष्क को धारण करने वाला प्राणी है वह मानव, वही इसका सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसी के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए शिक्षा को अपना कार्य करना चाहिए। अगली बात, सुखपूर्वक जीवन यापन मानव का उद्देश्य। यह इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये कहते हैं कि मानव का जीवन सुखपूर्वक जीवन यापन करना है और इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। जिस तरह से चार्वाक की परिकल्पना थी कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, ठीक उसी तरह से यह भी मानते हैं कि सुखपूर्वक जीवन यापन करना ही मानव मात्र का उद्देश्य है और शिक्षा को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट सिद्धांत, सुखपूर्वक जीवन यापन व सामाजिक विकास परस्पर निर्भर। ये कह रहे हैं कि जब समाज के व्यक्ति, हर इकाई विकास की ओर अग्रसर होगी तभी वह सुखपूर्वक जीवन यापन कर पाएगी। इन दोनों में परस्पर निर्भरता है। जब सुखपूर्वक जीवन यापन होगा तो सामाजिक विकास के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, सामाजिक विकास होगा, सुखपूर्वक जीवन यापन संभव होगा। इसलिए इनमें परस्पर निर्भरता है और दोनों ही एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इनका है वह है कि सामाजिक विकास का आधार सामाजिक कुशलता। यहाँ पर ये सोशल स्किल्स के ऊपर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये सोशल स्किल्स होंगे तब हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे, और जब संबंध बहुत अच्छे होंगे, सारी स्थितियाँ बहुत अनुकूल होंगी, बहुत विशिष्ट होंगी, तो ऐसी स्थितियाँ समाज के विकास पर कोई भी अवरोध नहीं होगा, समाज का विकास होगा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इनका सिद्धांत है वह है राज्य एक सामाजिक संस्था। ये कह रहे हैं कि राज्य दैवीय संस्था नहीं है, राज्य विशिष्ट संस्था नहीं है। राज्य समाज के द्वारा गठित एक इस तरह की संस्था है जिससे कि सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलें जिससे कि मानव मात्र के उद्देश्य पूरे होते रहें। इसलिए इन्होंने राज्य को एक सामाजिक संस्था का स्थान दिया है। आइए अब हम विचार करते हैं
प्रयोजनवाद और शिक्षा के उद्देश्य। इसके हिसाब से शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, आइए हम इन पर विचार करते हैं। यह उद्देश्य देखिए, जिस तरह से सत्य निश्चित नहीं है उसी तरह से उद्देश्य भी निश्चित नहीं है। जब उद्देश्य निश्चित नहीं है, वह समय के साथ बदल रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि बच्चों को इस तरह से तैयार करना है जिससे कि वो परिवर्तित होने वाले उद्देश्यों मूल्यों के साथ तारतम्य बैठा सके और अपने आप को व्यवस्थित कर सके। प्रयोजनवादी शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को ही स्वीकार नहीं करते। पर्यावरण व मूल्य निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। इस आधार पर डीवी महोदय कहते हैं, शिक्षा के अपने में कोई उद्देश्य नहीं होते। उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्यों में बड़ी भिन्नता होती है। जैसे जैसे व्यक्तियों का विकास होता जाता है, उनके उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। आप देखिए, अगर आप इसके एक एक शब्द और पंक्ति पर ध्यान देंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। इन्होंने कहा कि शिक्षा के अपने कोई उद्देश्य नहीं होते, उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं और यह आप महसूस भी करते होंगे। लेकिन अगर पूरे संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए कोई बात कही जाए तो वह तो उद्देश्य बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी परिभाषा अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि शिक्षा के अपने में कोई उद्देश्य नहीं होते। उद्देश्य तो व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्यों में बड़ी भिन्नता होती है। जैसे जैसे व्यक्तियों का विकास होता जाता है, उनके उद्देश्य भी बदलते जाते हैं। आप सभी जो लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने जीवन से अगर इसको जोड़ करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि डीवी महोदय का कथन सत्य है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की जगह शिक्षा से बालकों की योग्यताओं में निम्न अभिवृद्धि की आशा करते हैं। ये सोचते हैं कि यही अगर चेंजेस हो जाएंगे तो हम शिक्षा के उद्देश्य बालक अपने आप प्राप्त कर लेंगे। तो कौन कौन से चीज़ों में ये चाहते हैं कि अभिवृद्धि हो? ये कहते हैं कि सामाजिक वातावरण व पर्यावरण से अनुकूलन। एक तो ये कि समाज का वातावरण बच्चे अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकें और पर्यावरण से अनुकूलन कर सकें। किसी भी अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि वह सामंजस्य की क्षमता का विकास कर पाए, अनुकूलन कर पाए, और इसीलिए ये कहते हैं कि इस अभिवृद्धि की आशा शिक्षा से की जा सकती है। दूसरी बात, गतिशीलता। गतिशीलता को ये मानते हैं कि एक प्रवाह है। जिस तरह से जीवन एक प्रवाह है और बदलते हुए जीवन में, बदलती हुई स्थितियों में, बदलती हुई अवस्थाओं में हमारे उद्देश्य बदलते रहते हैं, हमारे मूल्य बदलते रहते हैं, तो हम उस गतिशीलता के साथ तारतम्य बैठा सकें हमारे विद्यार्थी, हमारे बालक, इसके लिए हमें उनको तैयार करना है। अगली बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं समाज में रहने के लिए, कि उसमें सामाजिक व्यवहार, आचार्य, आचरण, यह सब अस्तित्व में आए और वो कुशल रूप से सामाजिक जीवन जी सके, और इसीलिए इन्होंने स्थान दिया है इस सामाजिक कुशलता को। अगली बात, लोकतांत्रिक अभिवृत्ति। अभिवृत्ति यानी जिस तरह की हमारी सोच होगी, किसी भी दृष्टिकोण, किसी भी विचारधारा के प्रति हाँ या ना का दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण कैसा हो? दृष्टिकोण ऐसा हो जो सबके लिए, सबके हित के लिए हो, और इसी को हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक अभिवृत्ति पर ये बहुत बल देते हैं। आइए अब हम विचार करते हैं इसके पाठ्यक्रम पर। प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम। ये उद्देश्यों की तरह स्पष्ट विषय विभाजन की जगह पाठ्यक्रम हेतु उन सिद्धांतों को बढ़ावा देना चाहते हैं जो इनके अनुसार बालक हेतु आवश्यक हैं। ये कहते हैं समयानुसार, सिद्धांतों के अनुसार विषयों की आवश्यकता होगी। इनके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निम्न सिद्धांतों का अवलंबन लेना होगा। ये कह रहे हैं कि जब हमारे हर समय हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे उद्देश्य क्या हैं या बदल रहे हैं, तो उन चीज़ों को ही ध्यान में रखा जाए, अपने आप पाठ्यक्रम बन जाएगा। और इसीलिए उन्होंने इन सिद्धांतों के अवलंबन लेने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। कौन कौन से वो सिद्धांत हैं? उसमें पहला है उपयोगिता के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जेम्स महोदय ने कहा, इट इज ट्रू बिकॉज इट इज यूजफुल। विलियम जेम्स बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े प्रयोजनवादी हैं। इन्होंने जो कहा उसका आशय है कि किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। अगर वो उपयोगी है तभी वह सत्य है, अगर वह उपयोगी नहीं है तो उसे हम सत्य स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यूटिलिटी मेन है, उपयोगिता प्रमुख है, ऐसा जेम्स महोदय का मानना है, विलियम जेम्स जी का। दूसरी बात, रुचि का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है इनका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बच्चा जिस क्षेत्र में रुचि रख रहा है उस क्षेत्र में उसके विकास के बहुत ज़्यादा अवसर हैं,
और वह उसकी क्रियाएं भी उस दिशा में तीव्र होंगी। इसलिए उसकी रुचि को ध्यान में रखा जाए और उसके आधार पर ही पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम, पाठ्य व्यवस्था सारी कुछ जो है बनाया जाए। अगला पॉइंट है अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। इस संदर्भ में एक बहुत प्रसिद्ध विचारक है जिन्होंने इस तरह की बात की, विद्यालय समुदाय का अंग है, इसलिए यदि ये क्रियाएं समुदाय की क्रियाओं का रूप ग्रहण करेंगी तो ये बालक में नैतिक गुणों और पहलकदमी तथा स्वतंत्रता के दृष्टिकोणों का विकास करेंगी। साथ ही ये उसे नागरिकता का प्रशिक्षण देंगी और उसके आत्मानुशासन को ऊंचा उठाएंगी। आप समझिए, चाहे रॉस महोदय रहे हों, चाहे रस्क महोदय रहे हों, उन्होंने कहा कि अगर अनुभव पर आधारित बात होगी तब इससे आत्मानुशासन के स्तर का उन्नयन किया जा सकता है और यह अनुभव इस प्रयोजनवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला जो सिद्धांत है वह है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सब कुछ बिखरा हुआ है, अगर हम उसके एक एक अंश को मिला करके उसे इंटीग्रेटेड रूप में देंगे तब विद्यार्थी समझ पाएगा, इसलिए हम उसे इकट्ठा कर दें। जैसे मान लीजिए एक हाथी है और कई अंधे हमने छोड़ दिए, एक अंधे ने उसकी पूंछ छू तो वो बता रहा है कि हाथी इस तरह का है, एक अंधा उसका पैर छुए तो वो बताएगा कि हाथी इस तरह का है, एक अंधा उसके कान को छुएगा बताएगा कि हाथी इस तरह का है। लेकिन अगर मान लीजिए सारे अंधे इस तरह से अलग अलग उसकी विवेचना करते रहेंगे, पेट की, कान की, सूंड की, तब फिर एक असत्य स्थापित हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता किस बात की है कि वो इंटीग्रेटेड रूप में हो, समग्र रूप में हो, और इसलिए इन्होंने इस बात को कहा। अगली बात है सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति, नेचर ऑफ ट्रुथ इज चेंजेबल। द ट्रुथ ऑफ एन आइडिया इज नॉट ए स्टैग्नेंट प्रॉपर्टी इनहर्ट इन इट। ट्रुथ हैपेंस टू एन आइडिया। विलियम जेम्स महोदय कहते हैं कि सत्य कोई पूर्ण, निश्चित एवं अनंत सिद्धांत नहीं है, प्रत्युत वह सदा निर्माण की अवस्था में रहता है। ये नहीं कह सकते कि अब सत्य बन गया, अब इसके आगे नहीं बनेगा। वो कह रहे हैं ये हमेशा निर्माण की अवस्था में रहता है और काल के हिसाब से यह परिवर्तित होता रहता है। जेम्स महोदय बहुत ही प्रसिद्ध विचारक थे, प्रयोजनवादी विचारक, और इनका बहुत अधिक इम्पैक्ट इस पर पड़ा है। जेम्स महोदय पुनः कहते हैं कि सत्य किसी विचार का स्थायी गुणधर्म नहीं है, वह तो अकस्मात विचार में निर्वासित होता है। और इसी आधार पर ही तो हम कहते हैं कि जब अकस्मात उसमें चेंज हो रहा है तो उद्देश्य या कोई भी चीज़ निश्चित कैसे हो सकती है। वो जेम्स महोदय किसी कथन पर आधारित है, इसलिए जेम्स महोदय का यह कथन कि सत्य किसी विचार का स्थायी गुणधर्म नहीं है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम विचार करते हैं अगले बिंदु पर, क्रिया प्रमुख, ज्ञान द्वितीयक, एक्शन मेन, नॉलेज सेकेंडरी। ये कह रहे हैं कि क्रिया प्रमुख है और ज्ञान का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब तक क्रिया के द्वारा उसमें स्थायित्व तो नहीं आएगा तब तक जो है अधिगम भी नहीं होगा और किसी भी तरह की स्थिति, मजबूती की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए एक्शन मेन है और ज्ञान सेकेंडरी है। आइए अब हम विचार करते हैं प्रयोजनवाद और इसकी शिक्षण विधियाँ, प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये सीखने हेतु किसी शिक्षण विधि का समर्थन करने की जगह व्यावहारिक विधियों के चयन हेतु प्रेरित करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरह की आवश्यकता हो उस तरह की शिक्षण विधि हो, पहले से निर्धारित नहीं। इस संबंध में एक प्रसिद्ध विचारक, प्रसिद्ध प्रयोजनवादी रॉस कहते हैं कि यह से मतलब यहाँ प्रयोजनवाद से है, यह हमें चेतावनी देता है कि हम प्राचीन और घिसी पिटी विचार क्रियाओं को अपने शैक्षिक व्यवहार में प्रमुख स्थान न दें और नई दिशाओं में कदम बढ़ाते हुए अपनी विधियों में नए प्रयोग करें। ये एक कीमती बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए पानी भी रुक जाता है तो उसमें स्टैग्नेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है, और जब वह प्रवाह में रहता है तब उसमें इस तरह की कोई स्टैग्नेशन प्रोसेस शुरू नहीं होती और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चलती हैं, उसमें ताजगी बनी रहती है। तो इसीलिए इनका यह विचार शिक्षण विधियों के आधार पर बहुत ही अच्छा विचार माना जाता है। कौन कौन सी बातें हैं जिनके आधार पर शिक्षण विधियों को आधारित होना चाहिए? इन्होंने पहली बात कही है उद्देश्यपूर्ण शिक्षण विधि, पर्पजिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये चाहते हैं कि अध्यापक ऐसी विधि का अनुसरण करे जिससे बालक अपनी इच्छा, रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार अपने आप ज्ञान लब्ध करे। जब वो खुद ज्ञान लब्ध के लिए अपने आप को प्रेरित कर देगा
तब अधिगम बहुत ही अच्छा होगा और शिक्षण विधि सफल शिक्षण विधि हो जाएगी। रॉस के शब्दों में सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, यानी किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित होनी चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। आप देखते हैं जब आप किसी सर्विस को प्राप्त करने के लिए किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस समय जब ये तय है कि हाँ हमें ये वाला एग्जाम देना है, तभी उसकी तैयारी अच्छी तरह से हो पाती है। अगली बात है, अगली शिक्षण विधि के लिए आधार है कि क्रिया विधि से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। प्रयोजनवादी बालक को रटाने की जगह क्रिया द्वारा सीखने पर बल देते हैं। करके सीखना से आशय मात्र व्यावहारिक कार्य को तरजीह देना नहीं है, बल्कि उसे ऐसा बनाना है जो हर परिस्थिति में तारतम्य बना सके। यानी हर परिस्थिति में कौन सी क्रिया संपन्न करनी है, ये तय करने की क्षमता उस बालक में आ जाए, तब वह शिक्षण विधि एक अच्छी शिक्षण विधि कही जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी शिक्षण विधि है, जिसे कि हम प्रोजेक्ट विधि के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट विधि समस्या समाधान पद्धति, स्वक्रिया पद्धति, स्व अनुभव पद्धति, सहसंबंध पद्धति, परीक्षण पद्धति, प्रयोग पद्धति पर इन्होंने विशेष ध्यान केंद्रित किया। इन्हें प्रोजेक्ट पद्धति का जनक कहा जाता है। इसमें उक्त सभी विधि तो सम्मिलित हैं ही, साथ में निम्न तथ्य समाहित करने पर जोर दिया कि कौन कौन सी चीज़ों को और शामिल कर लिया जाए। और प्रोजेक्ट मेथड आप समझिए, अब तो तमाम स्तरों पर इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। जो देश धनी देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो लोग प्रोजेक्ट पद्धति से ही कार्य करते हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट पद्धति के माध्यम से की जाएं, क्योंकि अभी हम विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं और पूंजी का अभाव संस्थानों के पास में है। वैसे प्रोजेक्ट मेथड एक बहुत ही अच्छा और ऐसा मेथड है जो कि हमें इसके उद्देश्य तक ले जा सकता है, जो भी हमारी रिसर्च होगी। तो इसमें कौन कौन से तथ्य समाहित करने हैं? इसमें पहला तथ्य उन्होंने दिया कि बालक की रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए। बालक की रुचि को ध्यान में रखा जाए और प्रोजेक्ट बनाते वक्त भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो बालक की रुचि का क्षेत्र हो। अगली बात ये कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति हेतु स्वतंत्रता प्रदान की जाए, मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व बने। और हम प्रोजेक्ट बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की कहीं स्वतंत्रता बाधित ना हो जाए। इसी तरह से प्रोजेक्ट बनाते वक्त प्रोजेक्ट हम जिन लोगों को दे रहे हैं उनकी व्यक्तिगत भिन्नता का भी हमें ध्यान रखना है। तो अगला बिंदु उन्होंने लिया कि वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान रखा जाए। और इसके बाद ये कहते हैं कि सामाजिक भावना का विकास किया जाए। ये कह रहे हैं सारे काम हो क्यों रहे हैं? सारे काम केवल इसी वजह से तो हो रहे हैं कि उसकी सामाजिक उत्थान हो जाए और समाज में वो अपने स्थान बना सके। इसलिए सामाजिक भावना का विकास करना बहुत आवश्यक है। ये कह रहे हैं कि बालकों के शब्दों से अधिक कार्यों पर ध्यान दिया जाए। प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें कि बच्चा इन्वॉल्व हो जाए, और जब वो इन्वॉल्व हो जाएगा, सब कुछ भूल करके उस पर कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से वह उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाएगा। और प्रोजेक्ट मेथड की उपादेयता ही इसी में है कि वह पूरी तरह से समर्पित हो जाए उस उद्देश्य के प्रति। तो प्रोजेक्ट मेथड बहुत अधिक फेमस हुआ और बहुत अधिक समय तक अंगीकार किया गया और आगे भी इसे अंगीकार किया जाता रहेगा। अब हम विचार करते हैं प्रयोजनवाद और शिक्षक। ये शिक्षक के महत्व को गायब तो नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि आप अपने विचार अपने विद्यार्थी पर लादिए मत, और उसे इतना स्वतंत्रता दीजिए कि उसका व्यक्तित्व किसी एक दिशा बोधक न हो जाए, बल्कि वो मल्टी डायमेंशनल रहे। प्रयोजनवादियों का मानना है कि शिक्षक बालक को समाजोन्मुख करने वाला प्रमुख व्यक्ति है। समाज के प्रतिनिधि के रूप में उसे निरीक्षण करने, सहयोग देने व बालक को उत्साहित मात्र कराने का अधिकार है। उस पर अपने विचार लादने का नहीं, यही लाइन सबसे कीमती है, उस पर अपने विचार लादने का नहीं। शिक्षक को अपनी परिष्कृत बुद्धि, परिमार्जित व्यक्तित्व द्वारा बालकों के ज्ञान तथा समाज हेतु तैयारी के आधार पर बालकों की सहायता करनी चाहिए। वह कहीं शिक्षक के अस्तित्व को कमतर नहीं मान रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अपनी परिष्कृत बुद्धि और परिमार्जित व्यक्तित्व के द्वारा बालकों के ज्ञान तथा समाज हेतु तैयारी के आधार पर बालकों की सहायता करनी चाहिए, जिससे कि वह समाज में स्थापित हो सके और वह भी शान से अपने आप को ऊंचा सिर उठ करके उठाकर चल सके और उसका व्यक्तित्व परिमार्जित हो जाए, समाज के साथ अच्छी तरह समायोजन कर सके। अब हम विचार करते हैं प्रयोजनवाद के अनुशासन पर कि इसका अनुशासन कैसा हो। ये चाहते थे कि विद्यालयों में जो क्रियाएं हों वो सोद्देश्य क्रियाएं हों,
और जब स्वोद्देश्य क्रियाएं होंगी तो अनुशासन अपने आप स्थापित हो जाएगा। डीवी महोदय ने इस तथ्य को कहा था कि विद्यालय में स्वोद्देश्य क्रियाएं करवाई जानी चाहिए। डीवी व अन्य प्रयोजनवादी अनुशासन को प्रजातांत्रिक ढंग से स्व अनुशासन, रुचि व सहयोग पर आधारित करना चाहते हैं। हैरोल्ड जी शेन ने डीवी से प्रभावित होकर के क्या कहा, जब इन्होंने डीवी को देखा कि डीवी महोदय कह रहे हैं कि स्वोद्देश्य क्रियाएं होनी चाहिए और ये कह रहे हैं कि बालकों की रुचि का, रुझान और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, सामाजिक दबाव को ही नुकसान का, अनुशासन का आधार मानते हैं और वे सामाजिक नैतिकता के बहुत अधिक पक्षधर हैं, तो डीवी महोदय उस समय इतने अधिक फेमस हो रहे थे प्रयोजनवाद के क्षेत्र में, तो प्रयोजनवाद को एक पर्याय के रूप में, डीवी के पर्याय के रूप में माना जाने लगा था। यानी कि डीवी और प्रयोजनवाद एक ही है, ऐसा स्वीकार किया जाने लगा था। तो इस समय हैरोल्ड जी शेन इससे बहुत अधिक प्रभावित हुए और इन्होंने कहा कि जहाँ तक अनुशासन का सवाल है, डीवी के मानदंड उच्च श्रेणी के थे। आवश्यकता हो तो अध्यापकों पर कठोर नियंत्रण रखने से लेकर छात्रों की परिपक्वता के साथ आत्मानुशासन का महत्व को स्वीकारने तक हैरोल्ड जी शेन ने यह बात उनसे प्रभावित होकर के कही। अब हम बात करते हैं कि प्रयोजनवाद और विद्यालय। ये कहना है कि विद्यालय एक तरह से समाज का ही एक रूप है और विद्यालय का संगठन ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों को समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से ढाला जा सके। प्रयोजनवादी विद्यालय को समाज के लघु रूप में स्वीकारते हैं और विद्यालयों में शिल्पों पर बल देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन हेतु उपयोगी बनाना चाहते हैं। डीवी ने कहा, विद्यालय अपनी चारदीवारी के बाहर से बहुत कुछ समाज की प्रतिच्छाया है। ये जीवन के सर्वोत्तम ढंग को सिखाना चाहते हैं। डीवी ने कहा, विद्यालय सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला होनी चाहिए जिससे बालक एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन के सर्वोत्तम ढंगों को सीख सकें। आप देखिए कि इनकी पूरी तरह से उद्देश्य यही है कि वह किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से रह सकता है और उसी के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि इसकी अंतिम लाइन है डीवी की, कि जीवन यापन के सर्वोत्तम ढंगों को सीख सकें। यह उद्देश्य भी एक तरह से इसका निर्धारित कर दे रहे हैं विद्यालय के संदर्भ में बात करते हुए। अब हम बात करते हैं कि प्रयोजनवाद के कौन कौन से गुण हैं। प्रयोजनवाद जब हम आदर्शवाद के संदर्भ में लेते हैं तो हमें दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्रयोजनवाद का मूल्यांकन किया जाए तो मूल्यांकन करने के लिए हम इसके गुणों और दोषों दोनों पर विचार करते हैं। और जहां हम विद्यालय की बात कर रहे थे वहां इसके गुणों की बात जब हम शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज के साइकोलॉजी ने, आज के मनोविज्ञान ने भी उसको स्वीकार किया है। और अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो इनके गुण और दोषों दोनों की बात करनी ही होगी। तो कौन कौन सी मेरिट्स हैं इसकी, उस पर हम पहले विचार कर ले रहे हैं। तो कह रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा। वास्तव में प्रयोजनवादियों ने बच्चे को ही केंद्र बिंदु माना है और इसीलिए ये कहा है कि पुस्तकीय ज्ञान से हटाकर बालक के व्यक्तित्व के विकास पर हम ध्यान केंद्रित करें। यानी शिक्षा जो कुछ भी हो वो बच्चे के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास किया जाए और इसे हम इसका एक गुण मानेंगे क्योंकि हमारा मनोविज्ञान भी यही कहता है। दूसरी बात, क्रिया आधारित शिक्षा। यह भी इसका गुण इसलिए कहा जाएगा कि जितने अधिक अंग इन्वॉल्व होते हैं उतना अधिक अच्छा अधिगम होता है और जब हम क्रिया करके किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो वह पूरे स्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क का अंश बन जाता है, फिर हम उसको सहज रूप से भूलते नहीं। और अगर हम केवल सैद्धांतिक रूप से रटेंगे तब फिर हम उसको भूल जाते हैं। क्लासरूम्स में जब परीक्षाएं चलती हैं तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत से बच्चे ऊपर की ओर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिया नहीं की हुई है, केवल रटा हुआ है। तो हम क्रिया आधारित शिक्षा को प्रयोजनवाद का एक विशेष गुण मान सकते हैं। अगली बात, लोकतंत्रीय शिक्षा। जितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनमें अगर कोई सिरमौर व्यवस्था कही जाएगी तो वो लोकतंत्र कही जाएगी। यहाँ पर शिक्षा को ही इस पर अवलंबित कर देना यह प्रयोजनवाद का एक बहुत बड़ा गुण कहा जाएगा और इसलिए लोकतंत्रीय शिक्षा यह इनका एक विशिष्ट गुण है। अगली बात, सामाजिक और व्यवहारिक शिक्षा। यह कह रहे हैं कि सामाजिक शिक्षा दी जानी चाहिए। समाज में वह एक इकाई के रूप में रह रहा है और जब वह एक इकाई के रूप में रह रहा है तो दूसरी इकाइयों के साथ उसका सामंजस्य अच्छा होना चाहिए। और यह व्यवहार वह कैसे सीखेगा? क्रिया के द्वारा सीखेगा।
जब उन्हें टीम के रूप में कार्य करने का अवसर मिलेगा, जब उन्हें उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर के एक ही तरह के कार्य करना है पूरी टीम को, तो सारी की सारी टीम उस उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाएगी और इस तरह से उनमें बहुत ही अच्छे संबंध डेवलप हो जाएंगे। तो ये सामाजिक व्यवहारिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वह इसका एक विशेष गुण है। और जो महत्वपूर्ण गुण है, प्रोजेक्ट पद्धति का प्रयोग। प्रोजेक्ट पद्धति इस प्रयोजनवाद की एक विशेष देन है पूरे संसार को, और इसने हमें एक ऐसी दिशा दे दी, या हम कहना चाहिए कि ये आई ओपनर है। इससे हम यथार्थ के बहुत अधिक नज़दीक पहुंचते हैं। तो प्रोजेक्ट पद्धति को देना, यह इसका एक सबसे बड़ा गुण कहा जा सकता है। अगली बात, शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन। उन्होंने सारी जो परिकथाएं, गल्प कथाएं, इन सब से हमें दूर ले गए और ये बताया कि सच्चाई क्या है और उसके प्रति समर्पित होना क्या है, किसी चीज़ को उद्देश्य गठन किस तरह से हो, और इस तरह से इन्होंने शिक्षा में यथार्थ का स्थापन कर दिया और सकारात्मकता से उस शिक्षा को जोड़ दिया। अगली बात, विचारों को व्यवहार के अधीन लाना। ये बहुत कीमती चीज़ है कि आप देखिए, आदर्शवाद था, वहाँ पे क्या था कि विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है और जो कुछ दुनिया का सृजन हुआ है वो विचार के आधार पर हुआ है, पहले विचार किया गया है। लेकिन ये कह रहे नहीं, विचार को हम व्यवहार के अधीन रखते हैं। हमें जिस तरह का हम व्यवहार करेंगे उस हिसाब से सारी की सारी चीज़ों में चेंज आएगा। इसके समर्थन में रस्क महोदय ने कहा, प्रयोजनवाद का वह रूप जिसने अपना सर्वाधिक प्रभाव डाला है यह है कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में विचारों को व्यवहारों के अधीन कर दिया है। रस्क महोदय ने भी इसकी महत्ता को स्वीकार किया। आइए अब हम विचार करते हैं प्रयोजनवाद के दोषों पर कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं। डीमेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। सत्य संबंधी धारणा अनुचित। इन्होंने जो ये कहा कि सत्य हमेशा परिवर्तनशील है और कोई सत्य निर्धारित हो ही नहीं सकता, तो हम ये कैसे मान लें कि जो कुछ ये कह रहे हैं वही सत्य है। ये प्रयोजनवाद के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप है। अगर मान लीजिए कोई सिद्धांत सत्य हो ही नहीं सकता, वह हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा निर्माण की अवस्था में है, तो इन्होंने जो कुछ कह दिया वह भी तो निर्माण की अवस्था में है, उसे सच कैसे माना जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। दूसरी बात, आध्यात्मिकता को तिलांजलि। ये दर्शन, आध्यात्मिकता अब तक की सारी यात्रा को ही बाधित कर देते हैं और आध्यात्मिकता को सिरे से खारिज कर देते हैं। यह एक कमी है। एक्चुअली जिस चीज़ को जो नहीं जानता उस पर अगर कुछ इस तरह की बात करता है तो वो गड़बड़ बात ही है। जैसे मैकाले महोदय ने कहा कि भारत और अरब का जितना सारा का सारा ज्ञान है वो अंग्रेजी हुकूमत की शेल्फ में रखे हुए, एक खाने में रखी हुई किताबों से भी कम है, और न उसे अरबी आती थी न उसे संस्कृत आती थी। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा कैसे कह सकता है। इसी तरह से इन्होंने जब आध्यात्मिकता का मनन चिंतन ही नहीं किया तो इसको बिल्कुल दरकिनार कर देना, इसे अच्छा नहीं माना जा सकता। अगली बात, उपयोगिता निर्णयन दुष्कर। उपयोगिता का निर्णय ये जो कर रहे हैं वह तो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होगी, हर व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग होगी, हर काल के हिसाब से अलग अलग होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ उपयोगी है वो सही है, हो सकता है एक के लिए सही हो एक के लिए गलत हो। तो उपयोगिता के संबंध में जो निर्णय की व्यवस्था इनकी है वह भी कठिन है, और किसी चीज़ को यह कह पाना कि ये पूर्णतः उपयोगी रहेगी और हर काल में उपयोगी रहेगी बहुत ही संभव नहीं है। अगली बात, निश्चित उद्देश्य का अभाव। जब हमारे निश्चित उद्देश्य ही नहीं होंगे तो भटकाव हो जाएगा, फिर तो हमारी ये जीवन नैया किसी भी किनारे से जा लगेगी। इसलिए आवश्यकता इस बात का हो कि कम से कम उद्देश्य तो निश्चित किए जाएं। जीवन का आनंद ही तभी आएगा, उसी दिशा में बढ़ा जा सकेगा, वरना ऊर्जा को किस दिशा में लगाया जाएगा। अगली बात, जब ये कह रहे हैं कि सत्य स्थापित नहीं हो सकता, उद्देश्य बन नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में फिर पाठ योजना तो बात खत्म ही हो गई, क्योंकि वहां पर जाकर के देखा जाएगा कि आकस्मिक रूप से कैसी आवश्यकता है, फिर उस पर कार्य किया जाए तो पाठ योजना बनाई नहीं जाएगी। तो यह भी एक इसका दोष कहा जाएगा कि कम से कम पूर्व निर्धारित कुछ तो होना चाहिए। अगली बात, बुद्धि के महत्व में कमी। ये एक इसका बहुत बड़ा दोष माना जाता है कि इन्होंने बौद्धिक व्यवस्थाओं को, बौद्धिक आवश्यकताओं को, बौद्धिक ताकत को कम करके आंका। प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार मानव की बुद्धि जो है और उसकी भावनाएं मूल प्रवृत्तियों के अधीन होती हैं। तो इन्होंने कहा कि ये मूल प्रवृत्तियों के अधीन होना ये गड़बड़ है, और सत्य तो यह है कि बुद्धि मूल प्रवृत्तियों की दासी नहीं होती,
बल्कि वह तो स्वामिनी है, बुद्धि स्वामिनी है, वही तो दिशा देती है। और ये कह नहीं, ये मूल प्रवृत्ति पर आधारित होती है, गड़बड़ है, ऐसा कहना उचित नहीं है। अगली बात, सांस्कृतिक अवमूल्यन। जो भी किसी देश की, किसी संस्कृति की पहचान होती है, किसी स्थान की पहचान होती है, और उसको जो है ये कमतर आंकते हैं, तो सांस्कृतिक अवमूल्यन किसी भी हिसाब से अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह प्रयोजनवाद का एक बहुत बड़ा दोष है। एक और बात, अगर मान लीजिए हम अपने इतिहास की उपेक्षा करें, उससे कुछ न सीखें, तो फ़ायदा क्या हुआ? इतने सारे लोग जो किसी चीज़ को प्राप्त करने में अपने आप को कुर्बान कर गए, उससे कोई शिक्षा निकल करके आई, उस अतीत की ही हम उपेक्षा कर दें, तो तब तो फिर हमेशा हम जो है ज्ञान की गिनती एक से ही शुरू करेंगे, फिर तो विकास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए अतीत की उपेक्षा करना ये उचित नहीं है, और यह प्रयोजनवाद का एक बहुत बड़ा दोष है। अगली बात, एकत्ववाद के सापेक्ष बहुवाद पर अधिक बल। यह भी एक इसकी कमी है। अन्य बहुत सारे वादों की तरह प्रयोजनवाद भी एकत्ववाद का समर्थन नहीं करता, क्योंकि इस वाद के अनुसार सत्य बहुत सारे हैं, एक नहीं है, और लगातार स्थापित हो रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवादी बहुवाद यानी प्लुरलिज्म में विश्वास रखते हैं और एकत्ववाद का विरोध करते हैं। इसे किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। तो ये एकत्ववाद का विरोधी होना, यह भी इनके दोषों में शामिल किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन में भले ही दोष गुण की तुलना में अधिक दिखते हों, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने शिक्षा जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। रस्क महोदय ने कहा, इट इज मेयरली ए स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू आइडियलिज्म दैट विल डू फुल जस्टिस ऑफ रियलिटी, reconcile the practical and the spiritual values, and result in a culture which is the flower of efficiency। कहने का मतलब यह है कि प्रयोजनवाद नवीन आदर्शवाद के विकास में एक चरण मात्र है। यह नवीन आदर्शवाद ऐसा होगा जो सदैव जीवन की वास्तविकताओं का ध्यान रखेगा और व्यावहारिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय करेगा। इसके साथ ही यह ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगा जो कुशलता का पुष्प होती है। और इस देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रस्क महोदय ने यहाँ पर दिए हैं। हम प्रयोजनवाद में बहुत सी अच्छाइयाँ देखते हैं, बहुत सी बुराइयाँ देखते हैं, लेकिन हम उसे दरकिनार नहीं कर सकते। आज भी हमने उसे शिक्षा व्यवस्था का एक विशेष अंग बनाया हुआ है, और हमारे शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों की परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कुछ भी प्रयोजनवाद की विवेचना की गई है वह शिक्षा शास्त्र के हिसाब से की गई है, क्योंकि मैंने अर्थशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में और दर्शन शास्त्र में भी इस वाद को पढ़ा है। वहाँ के हिसाब से व्याख्याएं अलग तरह से हैं, शिक्षा शास्त्र के हिसाब से ये व्याख्याएं हैं जो कि यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। और इसके साथ ही थैंक यू, धन्यवाद।